नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल स्टॉक फंडा में। आज हम बात करने वाले हैं आरवीएनएल की, रेल विकास निगम लिमिटेड के शेयर्स की और रेल विकास निगम लिमिटेड कंपनी के बारे में। इस कंपनी के शेयर्स ने पिछले एक सप्ताह में यानी 5 ट्रेडिंग सेशन में तकरीबन 40% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है। आखिर क्या है इतनी उछाल की वजह? कहीं जो मार्केट में न्यूज़ फ्लैश है, जो कि हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है कि कंपनी ऑफर फॉर सेल लाने वाली है, यानी कुछ हिस्सा कंपनी और मार्केट में बेचने वाली है। क्या ये है असली वजह या वॉल्यूम एनालिसिस है इसकी असली वजह? जानेंगे इसके बारे में सब कुछ। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम बता देते हैं कि इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम इस वीडियो में 5 चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कंपनी का ओवरव्यू जानेंगे, यानी कंपनी कब बनी, कैसे बनी, कंपनी क्या काम करती है, कंपनी को इनकम कहाँ से होता है। उसके बाद हम बात करेंगे कंपनी के फंडामेंटल्स की और देखेंगे कंपनी के द्वारा पेश किए गए कुछ क्वार्टर्स के नतीजे और एनुअल रिपोर्ट्स, और इन आंकड़ों को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कंपनी का फंडामेंटल कैसा है। उसके बाद हम बात करेंगे रेसिस्टेंस, सपोर्ट और सबसे खास वॉल्यूम एनालिसिस की। उसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रेंथ की कंपनी की और कंपनी के साथ क्या कॉन्स्टेंट्स हैं उसकी। और सबसे आखिरी में हम बात करेंगे इस प्राइस मूवमेंट के बारे में और अब अगला टारगेट क्या होगा उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों कंपनी के ओवरव्यू से। दोस्तों ये कंपनी आरवीएनएल फुल्ली फंक्शनली 2005 में आई, लेकिन इसकी नींव यानी शुरुआत 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी के उस भाषण से हुई थी, जब उन्होंने लाल किले से अनाउंस किया था कि भारतीय रेल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से जूझ रहा है और इस इंफ्रास्ट्रक्चर को फास्ट ट्रैक मोड में काम करने की ज़रूरत है। उसके डेवलपमेंट के लिए फास्ट ट्रैक मोड प्रोसेस अपनाने की ज़रूरत है। उसके लिए उन्होंने नेशनल रेल विकास योजना की शुरुआत की थी, यानी राष्ट्रीय रेल विकास योजना लॉन्च हुई थी 2002 में। उस योजना का मकसद यही था कि भारतीय रेल में जब जहाँ भी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की ज़रूरत हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की ज़रूरत हो, उसके लिए बजट में फंड अलोकेट किया जाएगा और उसको पूरा किया जाएगा। अब जो फंड अलोकेट होंगे और जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट होंगे, तो उसको करने के लिए उसकी जिम्मेदारी रेलवे मिनिस्ट्री की थी। अब रेलवे मिनिस्ट्री के पास ऑलरेडी इतने काम हैं, इतनी बड़ी नेटवर्क को संभालना, उसको मेंटेन करना, ट्रेनों का संचालन, परिचालन, तो ये सब काम में रेलवे मिनिस्ट्री ऑलरेडी बहुत सारी कंपनी ये सब काम को देखने के लिए बना चुकी है और रेलवे मिनिस्ट्री इसमें फुल्ली इंगेज थी। तो रेलवे मिनिस्ट्री ने 2005 में एक कंपनी बनाई, रेल विकास निगम लिमिटेड, जिसका काम यही था कि रेलवे में प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए जो भी प्रोजेक्ट्स आएंगे उसका होल सोल जिम्मेदारी इस कंपनी की है, उस प्रोजेक्ट को पूरा करवाने की, प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन, सुपरवाइजरी, मॉनिटरिंग और इस प्रोजेक्ट से जुड़े जरूरी रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने की, ये सारी जिम्मेदारी आरवीएनएल की है। तो आरवीएनएल का ये काम है, यानी रेलवे मिनिस्ट्री से जो भी प्रोजेक्ट अप्रूव्ड होंगे, सैंक्शन होंगे रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेके या किसी और अदर डेवलपमेंट्स को लेके, वो आरवीएनएल के थ्रू ही एग्जीक्यूट होंगे। तो ये कंपनी का था बिजनेस मॉडल। अब इस कंपनी का रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है, कहाँ से कंपनी में इनकम होता है, इसके बारे में देखते हैं। अब रेलवे मिनिस्ट्री से जो भी प्रोजेक्ट इस कंपनी को अलॉट होंगे, उस कंपनी का प्रोजेक्ट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने और हैंडओवर करने के बाद प्रोजेक्ट वैल्यू का 8.5% कमीशन के तौर पे, यानी इसको मैनेजमेंट फी बोलिए या कंसल्टेंसी सर्विसेज बोलिए, इस कंपनी को दिए जाएंगे। तो ये कंपनी का रेवेन्यू सोर्स है। अब आरवीएनएल ने 2012 में एक और कंपनी बनाई जो कि आरवीएनएल की फुल्ली ऑन 100% सब्सिडरी कंपनी है, एचएसआरसी, यानी हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इस कंपनी का काम यह है कि भारत में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर कहाँ कहाँ डेवलप किए जा सकते हैं, उसकी फेजिबिलिटी स्टडी करना। फिलहाल ये कंपनी दिल्ली से अमृतसर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में स्टडी कर रही है और उसकी फेजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट आरवीएनएल को देगी। अब कंपनी के बारे में कुछ बेसिक चीज़ जान लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैप है आज के अनुसार 6,932 करोड़ रुपए और ईपीएस है 3.26 रुपीज़। ईपीएस यहाँ मैं टीटीएम की बात कर रहा हूँ, यानी ट्रेलिंग 12 मंथ, यानी अभी से पिछले 4 क्वार्टर का कम्युलेटिव, यानी कि एक शेयर पे कंपनी का जो शुद्ध मुनाफा है वो 3.26 रुपये है। अब एक महीने पहले कंपनी तकरीबन 20 रुपये पे ट्रेड कर रही थी। अगर कोई 20 रुपये का स्टॉक है और वो एक शेयर पे 3.26 रुपये
एनुअली, यानी टीटीएम 4 क्वार्टर हो गया तो एनुअली हो गया, एनुअली ₹3.26 कमाती है। इसका मतलब वो तकरीबन 15% का रिटर्न दे रही है, तो वो रिटर्न काफ़ी अच्छा है एनुअली। बात करते हैं पी रेशियो की, तो कंपनी का पी रेशियो है 10.15, जबकि इसी इंडस्ट्री में, इसी सेक्टर में काम करने वाली बाकी कंपनियों का की बात करें, उन सबका एवरेज यानी इस इंडस्ट्री का पी है 39 रुपये। यानी कि अगर आप इस सेक्टर में काम करने वाली अदर कंपनीज में पैसा लगाएंगे तो उनका जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर है, यानी एक शेयर के पीछे जो उस कंपनी का मुनाफा है, उसके तुलना में उन कंपनियों के अभी शेयर्स के प्राइस 39 टाइम्स ज़्यादा है। जबकि आरवीएनएल का अर्निंग पर शेयर के मुकाबले, यानी एक शेयर के मुकाबले जो इस कंपनी का प्रॉफिट है, उसके मुकाबले शेयर का प्राइस मात्र 10 टाइम्स ज़्यादा है। इसका मतलब अपने सेक्टर में ये कंपनी काफ़ी सस्ती है और अभी अच्छे वैल्यूएशन पे है। बात करते हैं बुक वैल्यू की, तो बुक वैल्यू है इसकी 26 रुपये। यानी अगर 1 महीने पहले की मैं बात करूं या 15 दिन पहले की ही बात करूं, तो ये कंपनी अपने बुक वैल्यू से भी कम पे ट्रेड कर रही थी, जो कि एक और अच्छा साइन है वैल्यूएशन के बारे में कि कंपनी अभी अंडर वैल्यूड ही है। कंपनी का फेस वैल्यू 10 है, यानी अभी तक ये कंपनी एक बार भी स्टॉक स्प्लिट नहीं की है। फेस वैल्यू 10 के साथ ही आईपीओ लाई थी और कंपनी को ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, 2019 में मार्च में आईपीओ लाई थी और 12.16% स्टैक के साथ आईपीओ में आई। इस कंपनी के टोटल शेयर हैं 208.5 करोड़, यानी तकरीबन 208 करोड़ टोटल शेयर्स हैं, जिसमें प्रमोटर्स का होल्डिंग है, यानी एक पीएसयू कंपनी है, मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त है, ये रेलवे मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है, तो इसके प्रमोटर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे और प्रमोटर की होल्डिंग 87.84% है, यानी तकरीबन 88% हिस्सा प्रमोटर के पास है और सिर्फ 12% हिस्सा ही मार्केट में है। अब अगर टोटल नंबर्स ऑफ शेयर्स की बात करें 208 करोड़ है, तो 12% के हिसाब से तकरीबन 25 करोड़ शेयर ही मार्केट में ट्रेडेबल है। यही शेयर्स, इतने ही शेयर्स मार्केट में खरीदे और बेचे जाते हैं, यानी कि बहुत लिमिटेड शेयर्स है। यही वजह है। आगे हम बात करेंगे प्राइस हाइक की। अब कंपनी का फंडामेंटल देख लेते हैं। अगर हम फंडामेंटल की बात करें तो हम क्वार्टरली और ईयरली दोनों देखेंगे, और ये सारे रोज के आंकड़े तो देखना मुश्किल है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, हम देख सकते हैं इसको। हम बात करते हैं पहले क्वार्टरली रिजल्ट की, तो हम सितंबर 2019 से क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। सितंबर 2019 के मुकाबले या दिसंबर 19 के मुकाबले अभी कंपनी ने जो आंकड़े पेश किए हैं उसमें थोड़ी कमी है रेवेन्यू कलेक्शन में, लेकिन ये कमी को हम निगेटिव नहीं मानेंगे क्योंकि अभी के जो पिछले 2 क्वार्टर के नतीजे हैं, ये कोविड की वजह से इसके सारे प्रोजेक्ट ठप पड़े थे, कहीं पे भी काम नहीं हो रहा था, कोई भी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ, तो जिसकी वजह से कंपनी को रेवेन्यू नहीं मिला। तो इस वजह से ये जो नतीजे हैं, जो सिर्फ नंबर्स हैं, वो कम आए हैं। जैसे ही कोविड ख़त्म होगा और कंपनी और अपना काम पे वापस आएगी और प्रोजेक्ट सबमिट होगा और कंपनी को जब रिवेन्यू मिलेंगे, तो ऐसा हो सकता है कि अभी आने वाले क्वार्टर में या मार्च के क्वार्टर का जो रिजल्ट आएगा उसमें आप कंपनी के रेवेन्यू कलेक्शन डबल देख सकते हैं, हो सकता है दुगना ज़्यादा हो ये नंबर्स। अब बात करते हैं कंपनी के क्वार्टरली प्रॉफिट के बारे में। कंपनी ने इस क्वार्टर में, जो सितंबर का क्वार्टर था, अगस्त खत्म हुआ, सितंबर में रिजल्ट आया, उसमें 187 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है, जो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में कोविड के गाइडलाइंस बहुत ज़्यादा थे, अभी थोड़े कम है, अभी काम शुरू हो चुकी है, इसलिए आंकड़े बढ़े हैं। लेकिन 2 या 3 क्वार्टर पहले के आंकड़ों की तुलना में अभी भी कम है, लेकिन ये नेगेटिव साइन नहीं है, ये कोविड की वजह से। अब हम बात कर लेते हैं एफआईआई होल्डिंग के बारे में, कि एफआईएच की होल्डिंग्स की। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो हैं, खास करके एफआईआई जो हैं, इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड अभी तक नहीं है क्योंकि कंपनी बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। एफआईएच बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करते हैं किसी भी कंपनी में। तो अभी जब तक 3-4 साल 5 सालों के रिजल्ट नहीं आ जाते हैं, आंकड़े अच्छे नहीं आते हैं, वो लोग इतना जल्दी इन्वेस्ट नहीं करते हैं, वो लोग ट्रेडिंग नहीं करते, इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उनकी होल्डिंग्स कम है, लेकिन डीआईएच की होल्डिंग 1.5% है। परसेंट वाइज ये देखने में बहुत कम लग रहा है क्योंकि आप सोचेंगे कि बाकी कंपनियों में 10% 15% रहता है, हाँ रहते हैं, लेकिन आप सोचिए सिर्फ 15% हिस्सा, सिर्फ 12% हिस्सा ही मार्केट में है इस कंपनी के जो ट्रेडेबल है, उसमें से भी अगर 1.5% होल्डिंग्स म्यूचुअल फंड्स के पास हैं, तब तो 10-10.5% ही हिस्सा बचा है मार्केट में जो ट्रेडेबल शेयर्स हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड भी तो अपने शेयर्स जल्दी ट्रेड नहीं करते, वो इन्वेस्टमेंट पर्पज से खरीदते हैं, जब रिडीम होगा तभी वो बेचेंगे। तो अब बात करते हैं कंपनी की
कुछ ईयरली रिजल्ट के बारे में। एक्चुअली हमें कंपनी कैसे ग्रो कर रही है इसको देखना है, तो हमें एनुअल रिजल्ट्स के बारे में बात करना हो। हम 2015 से बात करते हैं, तो 2015 से आप 16, 17, 18, 19, 20 देखिए, कंटिन्यूसली कंपनी का जो टोटल रिवेन्यू है वो रिवेन्यू कलेक्शन कंटिन्यूसली बढ़ते रहा है। 2015 के मुकाबले तो अभी 4 गुना से ज़्यादा है। पिछले साल के मुकाबले भी तकरीबन 40% ज़्यादा रिवेन्यू कलेक्शन है। यानी कंपनी का रेवेन्यू जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, यानी कंपनी के ऑर्डर बुक बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। एक न्यूज़ के अनुसार, एक आंकड़े के अनुसार मैं आपको बता दूं कि एक कंपनी के पास तकरीबन 70,000 करोड़ से भी ज़्यादा के ऑर्डर ऑलरेडी है जिसको पूरा करना है। और शायद यही वजह है कि उतने बड़े ऑर्डर को पूरा करने के लिए कंपनी को और एक्सपेंशन की ज़रूरत है, और रिसोर्सेज की ज़रूरत है, फंड्स की ज़रूरत है। इसी को लेकर कंपनी से एक न्यूज आई है कि ऑफर फॉर सेल वाली जो बात चल रही है कि कंपनी अपना 10 या 15% हिस्सा और मार्केट में बेचेगी फंड जुटाने के लिए, क्योंकि ये सब इतने सारे प्रोजेक्ट को जल्दी से पूरा किया जा सकता है और प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जो फंड्स की ज़रूरत है उसकी कमी पूरी की जा सके। चलिए कंपनी का एक्सपेंसेस की बात करते हैं। कंपनी अगर 14,776 करोड़ पिछले साल दिखाई है एक साल का रिवेन्यू कलेक्शन, उसको पाने के लिए कंपनी ने 13,805 करोड़ रुपए कंपनी का खर्चा हुआ है कुल। यानी कि जो कंपनी की इंटरेस्ट और टैक्स काट के जो नेट प्रॉफिट है एनुअली, वो इस साल 753 करोड़ है। आप 2015 से देखिए, हर साल दर साल कंपनी के नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, रिवेन्यू भी बढ़ रहा है। कंपनी का ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करें तो वो जैसे जैसे कंपनी एक्सपेंड होगी, कंपनी के रिसोर्सेज बढ़ेंगे, मशीनरी टूल्स बढ़ेगी, मैन पावर बढ़ेगा, ज़्यादा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करेगी, तो एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे, खर्चे भी बढ़ेंगे। तो कंपनी का यहाँ फंडामेंटल एनालिसिस में अगर मैं ईयरली बात करूँ तो सबसे अच्छी बात जो है, दो चीज़ें जो जिसको मैंने ग्रीन कर रखा है, कंपनी के पास रिजर्व्स प्लस सरप्लस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप देखिए तो बेहतरीन प्रदर्शन है इसका। और आज के डेट में कंपनी के पास जो इक्विटी फंड से जो रिजर्व है, यानी हर साल कंपनी जितना कमाती है उसमें से डिविडेंड और बाकी सारे खर्चे काट कर डिविडेंड देने के बाद जो शुद्ध लाभ होता है, नेट प्रॉफिट, वो जो बच जाता है वो रिजर्व प्लस सरप्लस में आता है। तो अभी तक का कंपनी का रिजर्व सरप्लस 3,030 करोड़ रुपए है। यानी इतना रिजर्व ऑलरेडी है कंपनी के पास, इतना प्रॉफिट ऑलरेडी है कम्युलेटिव अब तक के बिजनेस से कंपनी के पास। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म डेट की, तो आप देखिए डेट में थोड़ा इजाफा जरूर हुआ है, लेकिन अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो कंपनी अपना डेट रिड्यूस कर रही है। ईयरली इसलिए है क्योंकि ये मार्च 20 तक का ही है, अभी मार्च 21 का जब रिजल्ट आएगा तो उसमें पता चलेगा कि कंपनी ने कितना डेट रिड्यूस किया है। क्योंकि क्वार्टरली 3 महीने पे आता है, ये ईयरली है, तो क्वार्टरली में आपको डेट रिड्यूस होते हुए दिख रहा है यहाँ पे। तो कंपनी ने डेट बढ़ाया है, यानी कंपनी लोन ली है, लेकिन इसके पीछे वजह है, लोन ली है कंपनी अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, एक्सपेंशन के लिए। और हो सकता है कि ऑफर फॉर सेल से जो फंड कलेक्ट हो उससे कंपनी उसको डेट रिडक्शन में भी यूज करे, और कंपनी हो सकती है कि बहुत जल्द डेट फ्री हो जाए और बहुत कम हो जाए डेट। फिलहाल रिजर्व्स के बारे में और कंपनी रिजर्व्स के कंपेयर में और कंपनी का जितना रेवेन्यू कलेक्शन होता है, प्रॉफिट है, उसके मुकाबले डेट कुछ खास नहीं है, बैलेंस है। तो ये कंपनी के फंडामेंटल्स हैं। डिप्रिसिएशन अमाउंट एक वर्ड है, इसको देख लेते हैं। डिप्रिसिएशन देखिए, आप पिछले 4 सालों में कंपनी के पास नहीं था, लेकिन अभी 20 करोड़ रुपए तकरीबन बढ़ गया है। वो इसलिए बढ़ा है कि इससे पहले कंपनी का एक्सपेंशन उतना नहीं था, कंपनी उतने प्रोजेक्ट हैंडल नहीं कर पाती थी, तो कंपनी की मशीनरी और टूल्स बहुत कम थे। तो जब तक मशीनरी टूल्स या ऐसा इक्विपमेंट नहीं आएगा जिसका ईयर ऑन ईयर उसमें लॉस होंगे, यानी वो मान लीजिए कोई एक मशीन हम आज खरीदे और 5 साल बाद वो बेकार हो जाती है और वो मशीन 1 करोड़ रुपए की है, तो हर साल वो 20 लाख रुपए उसको लॉस में हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि 5 साल में अगर मशीन खराब हो गई तो 1 करोड़ रुपए खराब हो गए, तो ईयरली 20 लाख रुपए खराब हुए, वो डिप्रिसिएशन कहलाता है। तो कंपनी का डिप्रिसिएशन अभी भी कुछ खास नहीं है। जो कंपनी 14,000 करोड़ का रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है उसका डिप्रिसिएशन इतना बहुत कम है। हालांकि ये कंसल्टेंसी सर्विसेज वाली कंपनियों के डिप्रिसिएशन कम ही होते हैं। तो ये कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स हैं। अब आगे हम बात करते हैं रेसिस्टेंस, सपोर्ट और वॉल्यूम एनालिसिस की, ये बहुत जरूरी है। तो देखिए कंपनी 2019 में मार्च में थ्रू आईपीओ आई, और तब से अभी तक आप ये रेसिस्टेंस लाइन देख सकते हैं। 30 रुपए का लेवल टच करने की कोशिश 3 बार इस शेयर प्राइस ने किया, और तीनों बार एक अच्छे वॉल्यूम के साथ किया, अच्छे वॉल्यूम के साथ किया। अब देखिए सबसे पहला बार जब इसका वॉल्यूम था वो 10 करोड़ था,
सेकेंड टाइम भी जब आप देखिए 30 रुपये का टच किया, उस समय भी वॉल्यूम तकरीबन 6 से 7 करोड़ था। यानी कि जब से ये कंपनी मार्केट में रजिस्टर्ड हुई है, उस समय से मैं बात करूं, डेली बेसिस का चार्ट हमने लगाया है, टाइम स्पेनिश चार्ट का 1 डे है, तो डेली चार्ट पे 2019 से अभी तक इस कंपनी ने 3 बार 30 रुपये का लेवल छूने की कोशिश की, इस कंपनी के शेयर्स ने, स्टॉक ने, और तीनों बार 30 रुपये, जैसे ये 29.84 का एक रेसिस्टेंस लाइन है जो आप देख रहे हैं, जैसे ये 29.84 को टच करता है वहाँ पे सप्लाई बढ़ जाती है। वॉल्यूम हर बार तकरीबन 10 करोड़ रहा है। सिर्फ एक बार की बात करें जहाँ पे ये रेड लाइन मैंने मार्क किया है, उस समय वहाँ पे वॉल्यूम 5 करोड़ ही था, ट्रेडिंग वॉल्यूम 5 करोड़ के साथ ही इस प्राइस तक आया था। बाकी दोनों बार, यानी कि लास्ट वीक का बुधवार को और इससे पहले भी, शुरुआत में जो आप लाइन देख रहे हैं, सबसे बड़ा वॉल्यूम जो नीचे वॉल्यूम का चार्ट है, कैंडल चार्ट है, वो ग्रीन जो हाइट देख रहे हैं आप, बार्स, वो 10 करोड़ है, और बुधवार को भी 10 करोड़ था, और मंगलवार को उसी के अप्रॉक्स था। ये पिछले 2-3 दिनों में 10 करोड़ वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर रहा है, 10 करोड़, कभी 8 करोड़। तो 10 करोड़ वॉल्यूम के साथ इसने जब जब टच किया है अपने रेजिस्टेंस लाइन को, वहाँ से वापस लौट गया है, क्योंकि सप्लाई बढ़ गई है। जो भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे, इसमें इन्वेस्ट कर रखे थे, उनको वहाँ पे उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग शुरू की है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर का हिस्सा इसमें बहुत कम है। रिटेल इन्वेस्टर अभी तक इस कंपनी के बारे में ज़्यादा नहीं जानता है और उसका इंटरेस्ट कम है। तो जो बड़े इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं, बड़े बड़े हाउसेस हैं, उन्हीं लोगों का इन्वेस्टमेंट है इसमें। लेकिन इस वीक में, यानी लास्ट वीक में 4 जनवरी को कंपनी 11 करोड़ ट्रेडेड वॉल्यूम के साथ वापस इस लाइन को टच की। उसके बाद फिर 5 जनवरी को फिर अगेन वही वॉल्यूम था। 6 जनवरी को वॉल्यूम थोड़ा कम हुआ और प्राइस वापस वहाँ से थोड़ा सा 1 रुपये करेक्ट हुआ। लेकिन फ्राइडे को उससे ज़्यादा वॉल्यूम के साथ, यानी तकरीबन 12 करोड़ वॉल्यूम के साथ, ये गैप अप ओपनिंग के साथ अपने लाइफ टाइम रेसिस्टेंस लाइन को तोड़ते हुए एक नया लाइफ टाइम हाई रिकॉर्ड बनाया और इससे ऊपर निकल गया, अपने रेसिस्टेंस से ऊपर, एक अच्छे वॉल्यूम के साथ। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या ये इस पे कंटिन्यू रहेगा, इसके बारे में थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए, इस कंपनी के सिर्फ 25 करोड़ स्टॉक ही मार्केट में ट्रेडेबल है, बाकी का हिस्सा तो ऑलरेडी प्रमोटर के पास है, जो कि वो ट्रेड नहीं होता है। इसमें से भी अगर DIIs और FIIs का होल्डिंग्स, जो कि ट्रेडिंग नहीं करते, इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं इसमें, उसको निकाल दे तो सिर्फ 20 करोड़ स्टॉक ही मार्केट में, यानी 20 से 21 करोड़ स्टॉक ही हैं ट्रेडेबल। उसमें से अगर पिछले एक सप्ताह में जो डिलीवरी बेस बाइंग हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो कम्युलेटिव जो सम है 5 ट्रेडिंग सेशन का, वो 9.22 करोड़ है। यानी कि 9 करोड़ शेयर से भी ज़्यादा डिलीवरी बेस पे उठाए गए हैं। डिलीवरी बेस बाइंग का मतलब यही होता है कि ये जिन लोगों ने भी इसको ख़रीदा है, वो उसको डेली ट्रेडिंग पर्पज से नहीं खरीदे हैं। इसमें उनको इन्वेस्टमेंट करना है लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए, वो डेली नहीं बेचने वाले हैं, जैसे कल खरीदे और आज बेच दिए। तो इससे ये हुआ कि ऑलरेडी 5 करोड़ उधर था FIH DIH के पास और 9 करोड़ इधर है, तो 9 से 10 करोड़ स्टॉक जो हैं परमानेंट लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड हैं, वो डेली ट्रेड नहीं होने वाले। अब मार्केट में सिर्फ 14 से 15 करोड़ स्टॉक ही बचे हैं जो ट्रेड हो रहे हैं ट्रेडिंग के लिए। अब जब जब कंपनी का पॉजिटिव न्यूज आएगी, अभी बजट आने वाला है, हम सब जानते हैं कि हर साल बजट में डिफेंस और रेलवे सेक्टर के लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट होती है। तो जब ये बजट आएगा या बजट में कुछ पॉजिटिव न्यूज आएगी, तो फिर बायर्स अट्रैक्ट होंगे इस स्टॉक की तरफ। अब चूंकि शेयर्स तो मार्केट में है नहीं, सप्लाई कम है और डिमांड बढ़ने वाली है, जब भी पॉजिटिव न्यूज आएगा बायर्स अट्रैक्ट होंगे, शेयर की डिमांड बढ़ेगी, और सप्लाई तो लिमिटेड है, सप्लाई है नहीं। तो प्राइस हो सकता है कि कभी कभी कंटिन्यूस 3-4 दिन ये स्टॉक अपर सर्किट में ही रह जाए। या अब दूसरा बात है ऑफर फॉर सेल की, तो अगर ऑफर फॉर सेल यहाँ आती है तो यहाँ से प्राइस थोड़ा करेक्ट हो सकता है, क्योंकि मार्केट में ऑफर फॉर सेल के जरिए अगर 10 से 15% स्टॉक आती है तो सप्लाई बढ़ेगी, तो थोड़ा सा 10 से 15% करेक्शन हो सकता है अगर बजट के पहले आया तो। नहीं तो बजट में ये स्टॉक अभी और रैली, बजट तक रैली रहेगी, इस स्टॉक में मोमेंटम में बना रहेगा। उसके बाद ऑफर फॉर सेल आएगा तो वहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा। उसके बाद मार्च क्वार्टर के नतीजे आएंगे और नतीजे नो डाउट अच्छे ही आएंगे, तो वो जो भी करेक्शन होगा फिर वो उसको वापस तोड़ के नया मोमेंटम क्रिएट होगा और स्टॉक कंटिन्यूसली ये इसमें तेजी बनी ही रहेगी। अब बात करते हैं इसके
स्ट्रेंथ और कुछ कॉन्स्टेंट्स के बारे में। तो कॉन्स्टेंट्स तो इस कंपनी के लिए फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। अगर कोई रेलवे मिनिस्ट्री फिर नया कोई एक कंपनी नहीं बनाती है या नई पीएसयू नहीं बनती है जो इसका जो ऑर्डर बुक है उसका हिस्सा शेयर कर ले, इसके अलावा कोई कॉन्स्टेंट नहीं है, क्योंकि कंपनी के पास ऑलरेडी तकरीबन 70,000 करोड़ से ज़्यादा का प्रोजेक्ट ऑलरेडी सैंक्शन है, रेलवे ने इसको दे दिया है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अभी कंपनी को ऑलरेडी फंड चाहिए, जिसके लिए ओएफएस ला रही है, और कंपनी के पास काम की कोई कमी नहीं है। कंपनी का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है कि इनफ ऑर्डर है इसके पास मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से। दूसरा है गवर्नमेंट पूरी तरह से डिटरमाइंड है रेलवे के इम्प्रूवमेंट को लेके, तो कंटिन्यूसली इसको काम मिलते ही रहेगा। रेलवे में जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होंगे थ्रू आरबीएनएल ही होंगे, ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है। स्टॉक अभी बहुत मोमेंटम में है, एक नया फ्रेश ब्रेकआउट दिया है, ये इसका स्टॉक के लिए पॉजिटिव है। बहुत हाई वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है, डिलीवरी परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा है, और स्टॉक मार्केट में कम है, ये ध्यान रखिएगा। सप्लाई कम है, डिमांड बढ़ते ही जा रहा है, तो प्राइस बढ़ना ही है। और ये कंपनी की सबसे इम्पॉर्टेंट और ख़ास बात है कि कंपनी के शेयर्स, प्रमोटर के एक भी शेयर्स, यानी इस कंपनी की एक भी शेयर्स गिरवी नहीं है, प्लेज नहीं है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है किसी भी कंपनी के लिए। तो कंपनी का फंडामेंटल्स बहुत अच्छा है, टेक्निकल भी अभी अच्छा है, बहुत हाई वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रही है, नया फ्रेश ब्रेकआउट दिया है, और कंपनी के आने वाले फ्यूचर में कंपनी के ऑर्डर वैल्यू और बढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल कंपनी के साथ कोई निगेटिव पॉइंट नहीं है। तो मेरे हिसाब से बजट से पहले अगर ओएफएस नहीं आती है तो 2 या 3 फरवरी को अगर बजट पेश होगा तो वो बजट से पहले ही ये 45 के लेवल को क्रॉस कर जाएगा। तो कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि शेयर मार्केट से जुड़े हर एक न्यूज़ और वीडियो आप तक सीधा पहुंचती रहे।